अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। ईद का दिन है और ज़ाहिर है कि मैं अपने होम टाउन इस वक्त चकवाल में हूँ। वैसे तो मेरा प्रोग्राम था कि ईद के दिनों में छुट्टी की जाए तो बेहतर है, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो बड़ी डेवलपमेंट जो आईएमएफ का प्रोग्राम है उस हवाले से हुई है। और जो टाइटल भी है मेरे वीडियो का कि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया है, और वो क्यों बचा है ये मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। जो रात गए आईएमएफ की तरफ से बयान जारी हुआ है और उसमें ये कहा गया है कि एक नया मुआहदा पाकिस्तान के साथ हुआ है जिसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट का उन्होंने नाम दिया है, जो अगले 9 माह के लिए है। और इस 9 माह में पाकिस्तान को $3 अरब कर्जा आईएमएफ देगा। 12 जुलाई को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होगी और उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के बाद, क्योंकि ये एक फॉर्मेलिटी है, आमतौर पर जब स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाता है तो बहुत रेयर है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है आईएमएफ का उसे रिजेक्ट कर दे। और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान को $1.1 अरब की जो नई किस्त है वो जारी हो जाएगी। अब आज से तकरीबन चंद रोज़ पहले, आप कह सकते हैं कि एक हफ़्ता पहले, तमाम इम्कानात ख़त्म हो गए थे कि पाकिस्तान का जो मौजूदा आईएमएफ का प्रोग्राम है ये अब रिवाइव नहीं हो सकता। और ऐसी सूरत में पाकिस्तान के दिवालिया होने के इम्कानात जो हैं वो बहुत हद तक बढ़ गए थे। जो कई इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस थे वो इस हवाले से ख़बरदार कर रहे थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आया? टर्निंग पॉइंट वहाँ पे आया कि जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पेरिस गए एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए, तो वहाँ पर साइड लाइन पर उनकी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एमडी हैं उनके साथ कम से कम 2 मुलाकातें वहाँ पर हुई। और उन 2 मुलाकातों में और उसके बाद भी फिर दोनों के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ। वहाँ पर बुनियादी तौर पर ब्रेक थ्रू हुआ, और ब्रेक थ्रू इस वजह से हुआ क्योंकि जब शहबाज शरीफ ने ये एमडी आईएमएफ से कहा कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर ली हैं और उसके बावजूद जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा, तो उस पर जो एमडी हैं आईएमएफ की, उन्होंने कहा कि जो आईएमएफ है वो भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान दिवालिया हो। लेकिन उन्होंने चंद जो अहम जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे उनकी निशानदेही की कि अगर पाकिस्तान उन पर अमल दरामद करे तो शायद एक ओपनिंग जो हो सकती है। और उसके बाद इसमें यह भी इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार, उनकी वजह से ये बात बिल्कुल तय है कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुए। बहुत ज़्यादा जो मामला जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट का इशू बना। और जो आईएमएफ की एमडी के साथ बराह रास्त शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में कुछ क्लैरिटी शहबाज शरीफ को भी आई कि असल में वो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ क्या हैं। अब उसके बाद फिर दोनों जो आईएमएफ और हुकूमत पाकिस्तान है, इनकी टीम के दरमियान वर्चुअली यानी कि वीडियो लिंक के ज़रिए कोई 4 रोज़ तक मुज़ाकरात जारी रहे, जिसके बाद हमने देखा कि जो बजट के अंदर जो अहम तरामीम की गई, जो एमनेस्टी दी गई थी वो वापस ली गई, जो टैक्स के अहदाफ थे उसको रिवाइज़ किया गया, मज़ीद टैक्स लगाए गए। और उसके अलावा भी हुकूमत ने जो अपने अखराजात कम करने के लिए इक़दामात उठाए, मज़ीद जैसे मैंने कहा कि उन्होंने टैक्स लगाए। और इम्पॉर्टेंटली जो इम्पोर्ट्स के ऊपर हुकूमत ने रिस्ट्रिक्शंस आयद की रखी थी, क्योंकि आईएमएफ का जो सबसे एक बड़ी कंडीशन थी कि पाकिस्तान में जो रुपए की कदर है वो मार्केट बेस्ड होनी चाहिए। अब जो हुकूमत है और जो स्टेट बैंक है वो तो ये कहते थे कि ये जो मौजूदा रुपए की कदर है ये मार्केट बेस्ड है, लेकिन आईएमएफ का ये कहना था कि ये रुपए की कदर की असल जो कीमत है उस वक्त उसका अंदाज़ा होगा जब पाकिस्तान जो है वो तमाम जो इम्पोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ख़त्म कर देगा। यानी कि इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान है उन्होंने इंपोर्ट्स पर इस हद तक रिस्ट्रिक्शंस आयद कर रखी थी कि सिवाय एसेंशियल आइटम्स के आप कोई और चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। और आईएमएफ का ये मानना था कि अगर आप इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगे इंपोर्ट्स के ऊपर, तो उससे ज़ाहिर है कि डॉलर की डिमांड उस तरीके से जनरेट नहीं होगी, और जब जनरेट नहीं होगी तो उससे फिर रुपए की सही वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होगा। तो एक तो ये काम किया हुकूमत के रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उन्होंने लिफ्ट कर दी। और अब जब रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट कर दी हैं तो जाहिर है कि फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंपोर्ट अभी नहीं हो रही, जो एलसीज़ नहीं खुल रही, जब वो एलसीज़ खुलेंगी तो जाहिर है कि उसके बाद फिर एक्चुअल जो मार्केट का रेट है रुपए का वो डिटर्मिन होगा। इसके साथ फिर और भी बहुत से ऐसे इक़दामात थे जो हुकूमत पाकिस्तान ने किए, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट था
वो भी IMF की डिमांड थी कि उसको इंक्रीज़ किया जाए, और एमरजेंसी मीटिंग जो है वो मॉनेटरी कमेटी की जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है उसकी बुलाई गई, और इंटरेस्ट रेट को 1% मज़ीद बढ़ाकर, यानी कि 21 से बढ़ाकर 22% कर दिया गया। और उसके नतीजे में फिर ये एक नया स्टैंड बाय जो एग्रीमेंट है ये हो गया है। अब ये बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन ही है जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है। अगर आप देखें जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम था जो आज वो ख़त्म हो गया है 6.5 बिलियन डॉलर का, उसमें से पाकिस्तान ने जो यूटिलाइज़ किए वो 3.9 अरब डॉलर ही यूटिलाइज़ कर सका। जो बाकी 2.6 अरब डॉलर हैं वो पाकिस्तान कर्जा हासिल नहीं कर सका। उसकी वजह ये है कि IMF का मानना है कि पाकिस्तान ने जो अपने मुआहदों से रूगर्दानी की, पहले इमरान खान साहब ने जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, फिर जब मिफ्ता इस्माइल साहब को की जगह पर इसहाक डार साहब आए, उन्होंने जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, और इसकी वजह से जो पाकिस्तान को ये जो प्रोग्राम है जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, और पाकिस्तान को 3.9 अरब डॉलर के बजाय 6.5 अरब डॉलर मिलना थे, वो पाकिस्तान को नहीं मिल सके। और अब जो है इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया गया है, और 9 माह के लिए ये नई अरेंजमेंट किया गया है जिसमें 3 बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 1.1 अरब डॉलर इमीडिएटली सून आफ्टर द बोर्ड मीटिंग जो 12 जुलाई को वाशिंगटन में हो रही है, और कभी इम्कान यही है कि उस बोर्ड में पाकिस्तान का ये जो नया स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसकी मंजूरी दे दी जाएगी। अब इसके अंदर जो सबसे अहम पहलू है कि पाकिस्तान दिवालिया होने से कैसे बचा है। देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो सिर्फ 1 माह की इंपोर्ट के लिए काफ़ी है, यानी कि वो 4 बिलियन डॉलर्स हैं। और किसी भी जो एक स्टेबल इकॉनमी होती है उसका मुल्क जो है कम से कम उसके पास 2.5 से 3 माह की जो इंपोर्ट का जो कवर है वो होना चाहिए, यानी कि उनके पास इतने ज़र मुबादला के ज़खायर होने चाहिए। और जो अगले साल पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, यानी कि पाकिस्तान को जो डॉलर्स चाहिए वो कोई 30 से 32 अरब डॉलर का एक गैप है, यानी कि 30 से 32 अरब डॉलर हमें चाहिए, एक जो हमने अपनी जो गैर मुल्की कर्जे अदा करने हैं, और दूसरा जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, यानी कि जो करंट अकाउंट का जो खसारा है, उसके गैप को पूरा करने के लिए हमें कुल मिलाकर 30 से 32 अरब डॉलर चाहिए। और अगर आपके पास IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो ना तो आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो आपको कर्ज देंगे, ना जो मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं अदर देन द IMF वो आपको कर्जा देंगे, ना ही आप जो इंटरनेशनल मार्केट से कर्जा ले सकेंगे। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से कर्जा लेंगे भी, और अगर आपको वो कर्जा देने के लिए तैयार हो भी जाता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना ज़्यादा होगा कि शायद वो कर्जा लेना तो वैसे ही सूदमंद नहीं होता, लेकिन वो इतना महंगा कर्जा लेना अगेन वो एक अनसस्टेनेबल हो जाएगा। तो अब क्या हुआ है, IMF का प्रोग्राम में जाने से लोगों को ये भी एक थोड़ी सी मिसपरसेप्शन है कि आखिर 3 अरब डॉलर से क्या पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, या इनिशियली 1.1 अरब डॉलर की जो किस्त मिलेगी। देखें, जो IMF के प्रोग्राम में जाने का मतलब ये है कि इसके बाद जो बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आलमी बैंक है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो जो कर्ज़े हैं वो आपको फिर देंगे। इसी तरह से जो आपके दोस्त ममालिक हैं जिन्हें बायलैटरल क्रेडिटर्स कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अब कंफर्टेबल होंगे पाकिस्तान को कर्जा देने में। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट से भी कर्जा ले सकेगा, क्योंकि आप जब IMF प्रोग्राम के अंडर होते हैं तो एक लिहाज से IMF इस बात की ज़मानत देता है तमाम क्रेडिटर्स को कि उनका पैसा डूबेगा नहीं। तो 3 एवेन्यूज़, मतलब एक तो IMF आपको कर्जा देगा, उससे आपके फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे, दूसरा आपके दोस्त मालिक जो हैं वो आपको कर्जा देंगे, तीसरा जो बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको कर्जा देंगे, और चौथा जो है आप इंटरनेशनल मार्केट से भी फिर जो कमर्शियल लोन्स जो हैं वो ले सकेंगे, यानी कि बॉन्ड्स वगैरह उसको लॉन्च करके इससे आप कर्जा हासिल कर सकेंगे, जिससे पाकिस्तान जो है अगले माली साल के लिए अपनी जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के ऊपर इमीडिएटली एक तलवार लटक रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, कम से कम फॉर द टाइम बीइंग आप कह सकते हैं कि अगले माली साल तक के लिए तो वो जो तलवार है वो अब हट गई है। अब इसकी एक कॉस्ट भी है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इवन तो इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, अगर आप पाकिस्तान की महंगाई की शरह देखें तो एवरेज 29% है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ इस माली साल रही वो हुकूमत तो कहती है कि 0.3% रही,
लेकिन बुनियादी तौर पर जो इंडिपेंडेंट व्यू है कि पाकिस्तान की मईशत में तनज़ुली आई है, यानी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, उसमें भी इसी तरीके से गिरावट आई है, यानी कि तनज़ुली हुई है, कारोबार बंद हुए हैं। और इतने हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से कारोबार के लिए जब कर्ज़े हासिल करना मुश्किल हो जाता है, तो यकीनी तौर पर फिर जब कारोबार या नया बिज़नेस नहीं खुलेंगे या पुराने बिज़नेस नहीं चलेंगे, तो लोग बेरोज़गार होंगे। और इतने इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से, और फिर दूसरा रुपए की कदर में मुसलसल कमी की वजह से यकीनी तौर पर महंगाई में इजाफा होता है। तो ये आम तौर पर IMF जहाँ भी जाता है, जो उसकी रेसिपी है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वो बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वो बात करते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर डेफिनेटली जो है वो महंगाई में इजाफा होता है, और जो इस तरह के मसाइल हैं वो आम लोगों के लिए बढ़ते हैं। तो अभी जो प्रोग्राम हुआ है, इसकी भी जो शराइत हैं, इसमें कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को मज़ीद जो बिजली की कीमत है, उसमें कोई फ़ी यूनिट जो बेस प्राइस है 8 रुपये 25 पैसे इजाफा करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आप बात करें तो बिजली की कीमतें जो हैं, बिजली की जो इस वक्त बिल हैं, वो आसमान से बातें कर रहे हैं। इसमें मज़ीद अब इजाफा होगा। जो पेट्रोलियम लेवी है, वो पहले 50 रुपये फ़ी लीटर थी, उसको बढ़ाकर 60 रुपये फ़ी लीटर तक किया जाएगा। ये भी एक ऐसा इम्पैक्ट है कि जिसका बराह रास्त आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा। लेकिन अब दोनों सिचुएशन को अगर आप देखें, तो अगर तो आप जो इक़दामात IMF आपसे कह रहा है वो ना लेते, तो फिर आप दिवालिया हो जाते। अगर आप दिवालिया होते तो यही महंगाई की शरह, अगर आप एवरेज 29% है, तो ये 50% तक जा सकती थी। तो ऐसी सिचुएशन में आई थिंक ये जो कड़वी गोली है, या आप कह सकते हैं कि जो लेसर ईवल है, वो वाला ऑप्शन है। अब इसके अंदर ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि ये जो एक पीरियड है जिसमें हम एटलीस्ट एक फील गुड फैक्टर तो आया है कि पाकिस्तान इमीडिएटली दिवालिया नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की हुकूमत को वो इक़दामात करने चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत को इन द लॉन्ग रन जो है उसकी मईशत को वो सस्टेन कर सके। अगर तो हम वो काम नहीं करते, तो मज़ीद हमारे लिए फिर चंद माह के बाद हम वही सवाल कर रहे होंगे कि क्या पाकिस्तान एक दफ़ा फिर दिवालिया होने जा रहा है। शहबाज शरीफ ने यह दावा किया कि हुकूमत के पास एक मास्टर प्लान है पाकिस्तान की मईशत को रिवाइव करने के हवाले से, और वो जो मास्टर प्लान है उसमें पाकिस्तान के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो भी ऑन बोर्ड है। और वो बुनियादी तौर पर वही जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एक फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई जा रही है, जिसमें बैरूनी ममालिक से सरमायाकारी को इनकरेज करने के लिए एक वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। तो हुकूमत इस पर तकिया कर रही है कि पाकिस्तान जो है फैसिलिटेट करेगा बाहर की कंपनीज़ को कि वो पाकिस्तान में आकर सरमायाकारी करें। जब वो बराह रास्त सरमायाकारी करेंगे तो डॉलर्स आएंगे तो ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं पाकिस्तान में, उनमें बेहतरी आएगी। जब उनमें बेहतरी आएगी तो पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। देखें, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने हैं, और आम इंतखाबात पहले ये भी कहा जा रहा था कि अगर मौजूदा हुकूमत IMF के साथ प्रोग्राम नया साइन नहीं करती, तो इंटरम जो गवर्नमेंट आएगी, जो केयर टेकर सेटअप आएगा, शायद उसके लिए IMF के साथ प्रोग्राम निगोशिएट करना, उसको कंक्लूड करना इंतहाई मुश्किल होगा। फिर अब इलेक्शन में जब आप जा रहे हैं तो शायद उसमें जो बीच में अनसर्टनिटी का पीरियड है उसमें मज़ीद इजाफा होता। तो बाय द टाइम जब इलेक्शन हो के कोई नई गवर्नमेंट आती, तो हो सकता है कि हम दिवालिया होने के करीब पहुंच जाते। तो कम से कम ये जो अब प्रोग्राम साइन हुआ है जो 9 माह का, तो इसमें अब इलेक्शंस भी हो सकते हैं, जो ट्रांजिशन है जो इलेक्शन के बाद होनी है वो भी हो सकती है। और जब नए मैंडेट के साथ एक गवर्नमेंट आ जाएगी, तो उसके बाद उनके पास टाइम होगा कि वो असेस करें कि जो मौजूदा IMF का प्रोग्राम है उसको किस हद तक वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और उसके बाद एक लॉन्ग टर्म अगर प्रोग्राम वो साइन करना चाहते हैं IMF के साथ, तो उसके बाद वो साइन कर लें। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि अगले जो चंद माह के लिए पाकिस्तान एक सिक्योर कर लिया अपने आप को कि इमीडिएटली पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। और दूसरा, इसकी जो पॉलिटिकल एंगल यही है कि लग ये रहा है कि इस वक्त जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है, दे आर ऑन द सेम पेज। और अगर इलेक्शंस होते भी हैं तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, बारिंग एनी एक्सेप्शंस। लग ये रहा है कि मौजूदा सेटअप ही विद लिटिल चेंजेस यही कंटिन्यू करेगा। एंड इट इज़ एवरी लाइकलीहुड, बात तो मैंने पहले भी एक वीडियो की थी कि शायद नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर ना बन जाएं, लेकिन मौजूदा जो हालात बता रहे हैं
कि एस्टैब्लिशमेंट इज़ वेरी कंफर्टेबल विद शहबाज शरीफ, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्शंस हों, इलेक्शन के बाद अगेन नून लीग विल टेक द लीड इन द कोalition गवर्नमेंट और शहबाज शरीफ जो हैं वो एज़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो दोबारा मुंतखब हो जाएँ। खैर आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।